विश्व कप जीतने के बाद अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में निकाले गए विक्ट्री मार्च में बवाल हो गया। यह घटना तब हुई जब अर्जेंटीना के खिलाड़ी ओपन बस में सवार होकर अपने प्रशंसकों के बीच पहुंचे, जिन्हें देखने ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर करीब 4 लाख लोग इकट्ठा हुए, जिनके हाथों में मौजूद अर्जेंटीना के झंडों से पूरा शहर पट गया। अर्जेंटीना के कुछ प्रशंसक तो मेसी और मैराडोना की बड़ी बड़ी तस्वीरें लिए नजर आए, वहीं कुछ तो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए सड़क पर लगे साइन बोर्डों पर चढ़ गए। लेकिन कुछ समर्थकों ने इस दौरान हद पार कर दी। खबर है कि पुल से लटके कुछ लड़के छलांग लगाकर सीधा खिलाड़ियों की बस में कूद पड़े, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं दावा किया गया कि जिस सड़क से ये विक्ट्री मार्च निकला, वहाँ एक जगह बिजली की हाई टेंशन लाइन मेसी के सिर से टकराते टकराते बची। आशंका जताई गई कि अगर खिलाड़ी सही समय पर अपने सिर नीचे न करते तो बड़ा हादसा हो सकता था। यही वजह थी कि इसके बाद विक्ट्री मार्च को बीच में ही रोककर खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकाला गया। और जैसे ही विक्ट्री मार्च रुका, अर्जेंटीना के समर्थक भड़क गए और तनाव इतना बढ़ गया कि जश्न में डूबी भीड़ को हिंसक होने में जरा भी वक्त नहीं लगा और उनके निशाने पर आए अर्जेंटीना के पुलिस के जवान, जिन पर भीड़ ने कांच की बोतलें फेंककर हमले किए। वहां से आए एक वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पर आगजनी करते नजर आए, जिसके बाद पहले तो पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर दनादन आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि यह हंगामा देर रात तक चला, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने जब सड़कों से प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह खदेड़ा, तब जाकर ये बवाल खत्म हुआ। इधर मुंबई के पास वसई में दिन दहाड़े गैंग वॉर से सनसनी फैल गई। वहां पर बीच सड़क पर 2 गिरोह के कुछ लोग तलवार लेकर आपस में भिड़ गए। ये घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखा कि सड़क से गुजर रही एक काली गाड़ी में सफेद रंग की एक दूसरी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद काली गाड़ी में बैठे लोग उतरकर भागने लगे, लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठा शख्स नहीं निकल पाया, जिसे दूसरे गिरोह के लोगों ने गाड़ी खींचकर बाहर निकाला, जिसके बाद उसे सड़क पर गिराकर उस पर तलवार से कई वार किए। और ऐसे में उस आदमी ने उनके चंगुल से छूटने की काफी कोशिश की, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाया क्योंकि बदमाशों से वो घिरा हुआ था, जो उस पर काफी देर तक तलवार से हमला करते रहे। जब ये तमाशा लंबा खिंचा तो वहां लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन उनमें एक बदमाश ने पिस्तौल निकाल ली, जिसे देखकर लोग घबरा गए और वहां से पीछे हट गए। बाद में बदमाश उस आदमी को वहां से उठाकर अपने साथ ले गए और कुछ दूरी पर ले जाकर उसे फेंक दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस गैंग वॉर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। और खबर गाजियाबाद से, जहां आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर लड़की के खुदकुशी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि लड़के ने लड़की को पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद लड़की ने सदमे में आकर आत्महत्या कर ली। लड़की की मौत के बाद से ही आरोपी फरार था। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 6 टीमें गठित की और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क ने अपना पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मस्क ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी और लिखा कि उन्हें जैसे ही सीईओ का पद संभालने के लायक कोई मिल जाएगा, वो इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद मस्क सिर्फ कंपनी में सॉफ्टवेयर और सर्वर टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। 3 दिन पहले ही इलॉन मस्क ने ट्विटर पर एक पोल करवाया था, जिसमें पूछा गया था कि क्या उन्हें ट्विटर के सीईओ पद पर बने रहना चाहिए, जिसका ज्यादातर लोगों ने समर्थन नहीं किया और उसकी झुंझलाहट उनके ट्वीट में भी दिखी। उन्होंने लिखा कि जैसे ही उन्हें कोई मूर्ख व्यक्ति सीईओ के पद के लिए मिल जाएगा, वो इस्तीफा दे देंगे। बिहार के छपरा में जेडीयू नेता के घर से पुलिस ने शराब बरामद की और पुलिस ने शराब के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। और छापेमारी के दौरान पुलिस ने जेडीयू नेता के घर से देसी और विदेशी शराब पकड़ी, जिसे जेडीयू नेता ने साजिश बताया। कौना साजिश के तरह में रख के बताया गया कि जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के जिस घर से शराब पकड़ी गई, उसे उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। इधर मध्य प्रदेश के भिंड से एक थाना प्रभारी को अनोखी विदाई दी गई। पुलिस कर्मियों ने टीआई को घोड़े पर बिठाया और जमकर डांस किया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। असल में भिंड जिले के गोहद थाना प्रभारी का दूसरे थाने में ट्रांसफर हुआ था। इस मौके पर थाना प्रभारी को थाने के पुलिसकर्मियों ने मिलकर शानदार विदाई दी। स्टाफ ने थाना प्रभारी को फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया और फिर घोड़े पर बिठाया। इस दौरान ढोल नगाड़े बजे और सभी नाचते गाते हुए भी नजर आए।
असल में अपने अच्छे काम और व्यवहार की वजह से लोगों में विशेष पहचान बनाने वाले थाना प्रभारी राजेश सतनकर का मिहोना थाना में ट्रांसफर हो जाने पर उनकी विदाई कार्यक्रम रखा गया था, जहां उनका विदाई कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ आयोजित किया गया। सिर्फ 7 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे उनकी छवि शांत और ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में सामने आई। उनको विदाई देने के लिए आसपास के लोग भी पहुंचे और सभी ने बड़े सम्मान के साथ थाना प्रभारी को विदाई दी। डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां पर 7 साल का एक बच्चा खेलते समय कुएं में गिर गया और जिसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये घटना तब हुई जब वो अपने एक दोस्त के साथ खेल रहा था। तभी उस बच्चे का संतुलन बिगड़ा और वो कई फीट गहरे कुएं में जा गिरा। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बच्चा कुएं के किनारे खेलता दिखा। वो अपने दोस्त से बातचीत करता दिखाई दिया। तभी उस बच्चे का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। हालांकि घर के एक सदस्य ने कुएं में उतरकर उसकी जान बचा ली। रस्सी भी डाल दी, घर के लोग भी थे और नीचे गए तो उसको बाकायदा सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वो बच्चा जब तक कुएं से निकल नहीं गया तब तक उसके घर वालों की जान अटकी रही। और उधर उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का ड्रेस कोड बदलने वाला है। योगी सरकार ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव का फैसला लिया, जिसके मुताबिक यूपी के मदरसों में बच्चे कुर्ती पजामा और टोपी नहीं बल्कि शर्ट पैंट और टाई पहने दिखाई देंगे। इसके अलावा शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी होगी। योगी सरकार का ये फैसला यूपी के मान्यता प्राप्त मदरसों पर लागू होगा। इधर आज फिर वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए दोपहर 3:30 बजे का समय तय किया गया है। कोर्ट ने 1 घंटे सुनवाई का समय दिया है। आज हिंदू पक्ष की बहस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में दलीलें पेश की जाएंगी। श्रृंगार गौरी केस मामले में 12 सितंबर को वाराणसी जिला कोर्ट से अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राजस्थान के जोधपुर से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई। एक मामला सामने आया है। वहां पर आग की लपटों से घिरी एक बस खुद चल पड़ी और बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय बस में लोग नहीं थे। तभी बस आग की लपटों से घिर गई और वो खुद चलने लगी, जिसके बाद वहां जुटे लोगों ने उस बस के टायरों के आगे पत्थर डालकर उसे रोका। इस दौरान बस की खिड़कियों और दरवाजों से आग की ऊंची ऊंची लपटें बाहर निकलती रहीं। मैं 10 मिनट घरों आया जिसे बस पूरी आग लग गई सा। बस में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गए और कुछ देर की मेहनत के बाद बस में लगी आग को बुझा लिया गया। नशे की लत और कारोबार पर लोकसभा में हुई चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सरकार पूरी सख्ती से पेश आएगी और ड्रग्स के कारोबार से जुटाए पैसों से आतंकियों की मदद करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग्स के कारोबार पर 0 टॉलरेंस की नीति है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने का संकल्प लिया और लोकसभा के सदस्यों ने उस संकल्प को पारित किया। इधर साउथ दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ गया, क्योंकि आग ने पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया था। सामने आए वीडियो में रेस्टोरेंट बुरी तरह से आग की लपटों में घिरा नजर आया। चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला दम घोटू धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। हालांकि जैसे ही आग लगने की जानकारी दमकल कर्मियों को मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर उसे बुझाने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि भयंकर आग लगने के बाद भी किसी की जान नहीं गई। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सांसद नवनीत राणा को झटका लगा। मुंबई की विशेष अदालत ने उनकी याचिका ठुकरा दी, जिसका मतलब हुआ कि सांसद नवनीत राणा के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में अब केस चलेगा। उन्होंने इसी मामले में बरी करने से इनकार करने वाली एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कनाडा की सरकार ने अमेरिका से 16 F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के F-35 को इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है और यूक्रेन जंग के बाद तो इसकी डिमांड तेजी से बढ़ी है। हालांकि अमेरिका ने अब तक इस घातक विमान को यूक्रेन नहीं भेजा है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के कई देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका से सौदा करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कनाडा भी अमेरिका से 16 F-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा।
जो किसी भी मौसम में उड़ान भरने की काबिलियत रखता है और करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसे और खतरनाक बना देती है। इसी वजह से कनाडा इसके लिए $7 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 58,000 करोड़ रुपए खर्च के लिए तैयार है, क्योंकि ये लड़ाकू विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। और इधर खबर है कि घरेलू एयरलाइन स्पाइस जेट ने करीब 2500 करोड़ रुपए का बकाया खत्म करने के लिए योजना तैयार की है, जिसके तहत स्पाइस जेट ने विमान लीज पर देने वाली कंपनी को निवेशक बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब हुआ कि बकाया चुकाने के बजाय उसने इन कंपनियों को हिस्सेदारी देने की योजना तैयार की है। असल में स्पाइस जेट पर विमान लीज पर देने वाली कंपनियों का करीब 2500 करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी वजह से उसके 13 बोइंग 737 विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां अचानक खड़ी कार में आग लगने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही कार को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और आग की ऊंची ऊंची लपटों में पलक झपकते ही कार जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि गोविंदनगर थाना क्षेत्र के दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया में कार खड़ी हुई थी, जिसमें अचानक आग लग गई। हालांकि आग किन कारणों से लगी ये पता नहीं चल पाया है। जिस वक्त कार में आग लगी उसमें कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। बिहार के मोतिहारी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर किसानों के बीच खाद के लिए मारपीट हो गई, जिससे वहां हंगामा मच गया। वहां मौजूद किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग तो खाद लेने के लिए रात भर कतार में लगे रहे, लेकिन गोदाम वालों ने खाद का काउंटर ही नहीं खोला। नहीं प्रशासन आ रहा है, न लोग खोल रहा है, यही समस्या है। और जैसे ही खाद बंटना शुरू हुई, उसे लेने के लिए 2 किसान आपस में उलझ पड़े, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से शांत कराया। दिल्ली में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए। उनकी मांग थी कि परीक्षा के लिए तय की गई आयु सीमा को 2 साल बढ़ा दिया जाए। और इसी मांग के साथ वो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में धरने पर बैठ गए, जिन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस वालों ने काफी जोर आजमाइश की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि कोरोना की वजह से उनके पिछले 2 साल बेकार हो गए। उनकी मांग थी कि जिस तरह राज्य सेवा आयोग और अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती में रियायत दी गई, उसी तरह यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में भी 2 साल की छूट दी जाए। तो हम लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट बोल चुकी थी। हालांकि हंगामा बढ़ते ही पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसका कुछ देर तक वो सख्ती से सामना करते रहे, लेकिन आखिरकार पुलिस उन्हें वहां से हटाने में कामयाब रही। इधर यूपी के हापुड़ से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कुछ लोग एक पेट्रोल पंप पर मारपीट करते दिखाई दिए, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सामने आए वीडियो में वो लोग पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते नजर आए। इस दौरान वो जान बचाकर भागते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी जमकर पिटाई की। उनमें एक आदमी तो कुल्हाड़ी के साथ पेट्रोल पंप के कर्मचारी को मारने के लिए दौड़ता दिखाई दिया। हालांकि वो किसी तरह से बचने में कामयाब रहा। जानकारी के मुताबिक ये पूरा विवाद डीजल डलवाने के बाद पैसे न देने पर शुरू हुआ। आरोप है कि तेल डलवाने के बाद जब पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने पैसे मांगे तो उसे धमकाया गया, लेकिन इसके बावजूद जब कर्मचारी ने पैसे की मांग की तो उसकी पिटाई कर दी गई। तो अपने साथी और बुलाए, आवाज लगा के बाहर से लाठी डंडे लेके आए। 200 रुपए देने की वजह से उन्होंने फिर यहाँ पे मारपीट करी। बताया गया कि इस मारपीट में पेट्रोल पंप पर तैनात 5 कर्मचारियों को चोटें आई हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। उधर अभिनेता विकी कौशल और अभिनेत्री कटरीना कैफ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो दोनों प्लेन की इकोनॉमी क्लास में सफर करते हुए नजर आए। वीडियो में कटरीना ब्लैक हुडी और काले चश्मे के साथ कैप पहने नजर आई। वहीं उनके पति विकी कौशल उनके साथ मैचिंग कपड़े पहने दिखाई दिए। फ्लाइट में बैठी एक यात्री ने जैसे ही अपने बीच इन दोनों हस्तियों को देखा, उनका वीडियो बना लिया, जिसे कटरीना और विकी कौशल के प्रशंसक को पसंद कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर में जीत की खुशी में वार्ड पार्षद के समर्थकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें भीड़ के बीच पार्षद का समर्थक फायरिंग करता दिखा। उसने 1-2 नहीं बल्कि 5 बार हवा में गोलियां दागी। समर्थक की हवाई फायरिंग के दौरान वहां काफी भीड़ थी और कुछ लोग अपने घरों से जश्न देख रहे थे। उसने इसकी भी परवाह नहीं की। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने समर्थक की हवाई फायरिंग का वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया। भुवनेश्वर में एक आदमी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जब वो एक होर्डिंग पर चढ़ गया और अपनी मांगे पूरी न होने पर मरने की धमकी देने लगा।
भुवनेश्वर के शिशु भवन चौराहे पर एक आदमी होर्डिंग पर चढ़ गया और खुद को जान से मारने की धमकी देने लगा। कई घंटों तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आदमी को समझाकर उसे नीचे उतारा। होर्डिंग पर चढ़ने वाला आदमी सामाजिक कार्यकर्ता है और वो राउरकेला की कई परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए सीएम नवीन पटनायक से मिलना चाहता था, लेकिन एक हफ्ते के इंतजार के बावजूद भी उसकी सीएम से मुलाकात नहीं हुई। ऐसे में गुस्से में आकर वो होर्डिंग पर चढ़ गया और अपनी मांगे पूरी न होने पर खुद को जलाकर मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे होर्डिंग से नीचे उतारा। उधर भारत सरकार ने एप्पल के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी को बड़ा ऑफर दिया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत एप्पल के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन को 357 करोड़ रुपए देने का फैसला किया, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत ने चीन के हाथ से एप्पल के स्मार्टफोन प्रोडक्शन छीनने की तैयारी कर ली है, क्योंकि भारत सरकार ने एप्पल के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन को 357 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी। और ये पहली बार है जब भारत ने किसी विदेशी कंपनी को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का फैसला किया है, जो कोरोना से जूझ रहे चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर है। वहाँ एप्पल का प्लांट संकट से गुजर रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से प्लांट में काम बंद होने की खबरें आ रही हैं, जिससे फॉक्सकॉन और एप्पल को नुकसान हो रहा है। और इसी मौके पर भारत ने चौका मार दिया और तवा गर्म देखकर हथौड़ा मार दिया, जिससे भारत में एप्पल के स्मार्टफोन के प्रोडक्शन का रास्ता खुल गया। इस्तांबुल से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री और केबिन क्रू की एक सदस्य के बीच बहस हो गई और घटना 16 दिसंबर की बताई गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो यात्री और केबिन क्रू की सदस्य एक दूसरे पर चिल्लाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो फ्लाइट में बैठे एक यात्री ने बना लिया। बताया कि खाने के ऑर्डर को लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए इंडिगो ने बयान जारी किया कि वो इस मामले को देख रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में बाइडेन से मुलाकात की है। रूस से जंग के बीच ये पहली बार है जब ज़ेलेंस्की ने कोई विदेश का दौरा किया है। अब सबसे पहले अपने मित्र देश अमेरिका पहुंचे। करीब 300 दिन की जंग के बाद ज़ेलेंस्की ने अमेरिका का ये दौरा किया और युद्ध के हालात पर चर्चा किया। इस दौरान बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना भी साधा। कहा कि पुतिन ने सोचा था कि वो नेटो को कमजोर कर देंगे, लेकिन इसकी जगह हमारे संबंध और मजबूत हो गए हैं। यही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद देने का भी ऐलान किया है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए अमेरिका समेत नेटो देशों का शुक्रिया अदा किया है। Thank you so much, Mr. President. Of course, thanks my partisan support, thanks Congress, and thanks from our just ordinary people to your ordinary people, Americans. I really appreciate. I think it's very difficult to understand what does it mean when we say appreciate, but you really have to feel it, and thank you so much. Great honor to be here. तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का वॉशिंगटन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। साथ ही व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यही नहीं, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है, जिसमें रूस से जंग का मुद्दा सबसे अहम रहा है। तो ये पहला मौका है जब जंग के 300 दिन बाद ज़ेलेंस्की ने आमने सामने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन से पोलैंड जाने वाली ट्रेन में अमेरिकी राजदूत के साथ सफर करके पहुंचे। इसके बाद अमेरिका के सरकारी विमान में सवार होकर ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन पहुंचे। अमेरिका का सरकारी विमान वॉशिंगटन में एयरफोर्स 1 के रनवे पर उतरा था। ज़ेलेंस्की के दौरे की वजह से व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को और कड़ा कर दिया गया था, ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। और इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में लड़कियों को पढ़ाई से रोकने का फरमान जारी कर दिया है। यह आदेश अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया गया, जिसके बाद अफगानिस्तान के कुछ शहरों में सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया। जलालाबाद से सामने आई एक तस्वीर में कुछ छात्राएं सड़क पर प्रदर्शन करती नजर आईं। उनके समर्थन में कुछ छात्र भी वहां दिखाई दिए, जो कॉलेज में चल रही परीक्षा बीच में ही छोड़कर सड़कों पर निकल पड़े। उन्होंने भी विश्वविद्यालयों में लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगाने के फैसले का विरोध किया।
इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने भी तालिबान सरकार के इस फरमान पर आपत्ति जताई है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद तालिबान ने खुद को बदलने का वादा किया था, लेकिन पहले कई क्षेत्रों में नौकरी करने से महिलाओं को रोका गया और फिर सार्वजनिक जगहों पर उन्हें सिर से पैर तक कपड़े पहनने का फरमान भी जारी कर दिया गया था। इधर कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि जगदीश टाइटलर ने यात्रा में शामिल न होने की बात मान ली है, ताकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में किसी तरह का विवाद खड़ा न हो। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सिख दंगों में कथित भूमिका की वजह से जगदीश टाइटलर के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से विवाद खड़ा हो सकता था, इसीलिए उन्हें यात्रा में शामिल न होने के लिए मना लिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां अचानक खड़ी कार में आग लगने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही कार को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और आग की ऊंची ऊंची लपटों में पलक झपकते ही कार जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि गोविंदनगर थाना क्षेत्र के दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया में कार खड़ी हुई थी, जिसमें अचानक आग लग गई। हालांकि आग किन कारणों से लगी ये पता नहीं चल पाया है। जिस वक्त कार में आग लगी उसमें कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। और उधर अपने ही घर में इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की जमकर आलोचना होने लगी, जिसके बाद उनके समर्थन में पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के दामाद और टीम के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी आ गए और ट्वीट करते हुए लिखा कि बाबर पाकिस्तान की शान, जान और पहचान है। इसके अलावा उन्होंने बाबर को कप्तानी से हटाने की नसीहत देने वालों को भी आड़े हाथों लिया और अपने ट्वीट में लिखा कि बाबर हमारा कप्तान है और रहेगा, इसके आगे कुछ भी सोचना मना है। असल में इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से बाहर हो गई, जिसके बाद कई प्रशंसकों और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने भी कप्तान बाबर आजम पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। इसी बात से भड़के पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के दामाद शाहीन शाह अफरीदी उनके बचाव के लिए आगे आए। हालांकि वो खुद इस टेस्ट सीरीज से घुटने की चोट की वजह से बाहर थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की टीम की तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यही टीम हमें एक दिन टेस्ट मैच का विश्व विजेता बनाएगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पति की हत्या कर उसके शव के साथ सोने वाली आरोपी पत्नी की साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आरोप है कि महिला ने एक हफ्ते पहले अपने पति को जान से मार डाला था, जिसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के मुताबिक उसका पति शराब पीने का आदी था और उसके साथ मारपीट करता था, जिससे वो तंग आ गई थी और इसी वजह से उसने अपने पति के सिर पर पहले डंडे से हमला किया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। और ये घटना 15 दिसंबर की बताई गई, जब शराब के नशे में आरोपी के पति ने उसके साथ मारपीट की थी और बताया गया कि वो बेरोजगार था और अपनी पत्नी से पैसे छीन लिया करता था, जिस वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि पति की हत्या करने के बाद वो उसके शव के साथ सो गई और अगले दिन बच्चों को उनके पिता को उठाने से मना कर दिया। फिर वो अपने काम पर चली गई। वहाँ से घर लौटने के बाद रात में जब सन्नाटा हो गया तो उसने पति के शव को घर के मेन गेट के बाहर फेंक दिया, ताकि सबको लगे कि उसकी शराब के नशे में गिरने से मौत हो गई। अन्नू ने ये सोचा कि इस बार भी ऐसा होगा और लोग इलाज लेने जाएंगे और जब पता चलेगा ये मर गए तो ये होगा कि किसी दूसरे ने मारा है। पुलिस की शक की सुई आरोपी महिला की तरफ घूमी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ में अजगर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 1 महीने में यहाँ 3 बार अजगर पाया गया है। अजगर के रेस्क्यू की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र के पास अजगर देखने के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि जब सुबह के वक्त किसान खेत में आए तो उन्होंने अजगर को देखा, जिसकी खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। दावा है कि यहां पिछले 1 महीने में तीसरी बार अजगर सांप दिखाई दिया, जिसकी जानकारी आनन फानन में वन विभाग की टीम को दी गई। हालांकि वन विभाग की टीम अजगर का रेस्क्यू कर उसे अपने साथ ले गई। बावजूद इसके गांव में बार बार अजगर दिखने की वजह से गांव वालों में अजगर का खौफ देखने को मिला। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को जिला अदालत ने समन भेजे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में समन भेजे गए और 12 जनवरी को पेश होने के लिए कहा। आरोप है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार का वक्त पूरा होने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू मूसेवाला ने मानसा में रोड शो किया, जिसके खिलाफ उन पर मामला दर्ज किया गया। इसी मामले में जिला कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया। इधर गैंगस्टर छोटा राजन को मुंबई की मकोका कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी की हत्या मामले में बरी कर दिया।
क्योंकि छोटा राजन के खिलाफ हत्या के मामले में पुलिस कोर्ट में ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में छोटा राजन को बरी कर दिया। आरोप है कि 1999 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी की छोटा राजन की गुर्गू ने हत्या कर दी थी और पुलिस ने छोटा राजन के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। इधर साउथ दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ गया, क्योंकि आग ने पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया था। सामने आए वीडियो में रेस्टोरेंट बुरी तरह से आग की लपटों में घिरा नजर आया। चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला दम घोटू धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। हालांकि जैसे ही आग लगने की जानकारी दमकल कर्मियों को मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर उसे बुझाने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि भयंकर आग लगने के बाद भी किसी की जान नहीं गई। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका है। और इस बीच अरुणाचल प्रदेश में चीन की एक नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने यह दावा किया है कि चीन ने एलएसी से 150 मीटर की दूरी तक सड़क बना ली है और असल में 9 दिसंबर को तवांग में मुंह की खाने से चीन बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में वो एलएसी पर खुद को मजबूत बनाने में जुटा है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने दावा किया कि एलएसी के पास चीन के यांगत्से में 150 मीटर की दूरी तक सड़क बना ली है। मतलब ये कि तवांग सेक्टर में जहां चीनी सैनिकों की पिटाई हुई थी, चीन ने अब वहां से 150 मीटर की दूरी पर सड़क का निर्माण कर लिया है। इस सड़क के आखिर में बाकायदा चीनी सेना का एक कैंप भी मौजूद है, जिसका सीधा मतलब ये है कि चीन की सेना इस नई सड़क की मदद से फौरन एलएसी के पास पहुंच जाएगी। असल में यांगजी का इलाका सामरिक रूप से दोनों देशों के लिए बेहद अहम है और चीन इस इलाके पर कब्जा कर तवांग को भारत के दूसरे हिस्से से जोड़ने वाली सड़क पर आसानी से निगरानी कर सकता है। हालांकि यांगजी इलाके में भारत ने चीन के ऊपर रणनीतिक रूप से बढ़त बनाई हुई है और इसी वजह से इस इलाके में चीन ने पिछले 1 साल में नए सैन्य और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वो तेजी से अपने सैनिकों को एलएसी पर भेज सके। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट एलएसी पर लगने वाले प्रमुख क्षेत्रों की सैटेलाइट तस्वीरों पर आधारित है। हालांकि भारत को चीन की इस हरकत की पहले ही भनक लग चुकी थी और इसी वजह से भारतीय सेना भी अपनी सीमाओं को मजबूत करने में जुटी है। एलएसी के पास न सिर्फ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, बल्कि भारत ने बड़ी संख्या में सेना के जवानों को वहां तैनात कर दिया है। यही नहीं, एलएसी पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तवांग में 23 नए मोबाइल टावर लगाने की भी तैयारी है। दिल्ली में नशा मुक्त अभियान के तहत 3000 किलो ड्रग्स जलाए गए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1500 करोड़ बताई गई। जिन्हें नशा मुक्त अभियान के तहत जलाया गया ड्रग्स दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एलजी विनय कुमार सक्सेना की मौजूदगी में जलाई गई। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इतनी लार्ज क्वांटिटी में ड्रग्स को पकड़कर जलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने पिछले कुछ सालों में इन ड्रग्स को बरामद किया था, जिसे जलाया गया। यहाँ पर बैग्स रखे गए हैं, ये अलग अलग ड्रग्स हैं। ड्रग्स को खुले में नहीं बल्कि एक मशीन में जलाया गया, जिसकी खासियत है कि उससे प्रदूषण नहीं फैलता। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग एक पेट्रोल पंप पर मारपीट करते दिखाई दिए, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सामने आए वीडियो में वो लोग पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते नजर आए। इस दौरान वो जान बचाकर भागते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी जमकर पिटाई की। उनमें एक आदमी तो कुल्हाड़ी के साथ पेट्रोल पंप के कर्मचारी को मारने के लिए दौड़ता दिखाई दिया। हालांकि वो किसी तरह से बचने में कामयाब रहा। जानकारी के मुताबिक ये पूरा विवाद डीजल डलवाने के बाद पैसे न देने पर शुरू हुआ। आरोप है कि तेल डलवाने के बाद जब पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने पैसे मांगे तो उसे धमकाया गया, लेकिन इसके बावजूद जब कर्मचारी ने पैसे की मांग की तो उसकी पिटाई कर दी गई। तो अपने अपने साथी और बुलाए, आवाज लगा के बाहर से लाठी डंडे लेके आए। 200 रुपए देने की वजह से उन्होंने फिर यहाँ पे मारपीट करी। बताया गया कि इस मारपीट में पेट्रोल पंप पर तैनात 5 कर्मचारियों को चोटें आई हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। फिल्म पठान पर छिड़ा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अभिनेता शाहरुख खान को महंत परम हंस ने धमकी दे डाली और आरोप लगाया कि शाहरुख खान ने फिल्म पठान में सनातन धर्म का अपमान किया। उन्होंने शाहरुख खान को धमकी तक दे डाली, अगर ये मुझे मिल गया तो मैं इसको खोज रहा हूँ, मैं इसको जिंदा जला दूंगा। पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की भगवा रंग की बिकनी पर पिछले कई हफ्तों से बवाल मचा है।
उधर मंगल ग्रह के रहस्यों की गुत्थी सुलझाने के लिए वहां पहुंचा नासा का स्पेसक्राफ्ट 4 साल के सफर के बाद अब बंद हो सकता है। नासा के इस इनसाइट लैंडर ने मंगल से एक तस्वीर पृथ्वी पर भेजी जो उसकी आखिरी तस्वीर हो सकती है, क्योंकि उस तस्वीर में वीरान मंगल ग्रह पर इनसाइट स्पेसक्राफ्ट का साइज्मोमीटर धूल की परत में नजर आया। नासा इनसाइट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की गई इस तस्वीर के साथ स्पेसक्राफ्ट की तरफ से एक बेहद इमोशनल मैसेज भी था। उसमें लिखा गया कि मेरी पावर बहुत कम है, इसलिए ये शायद आखिरी तस्वीर हो जिसे मैं भेज पाऊं, पर मेरी फिक्र मत करना, मेरा वक्त यहाँ अच्छा बीता, जल्द ही मैं विदा ले लूंगा। यानी नासा का स्पेसक्राफ्ट कुछ दिन का ही मेहमान रह गया है। हालांकि नासा का ये जानकार हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसे इसका अंदाजा पहले से ही हो गया था और मई महीने में ही प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों ने कह दिया था कि इस साल के आखिर तक इनसाइट स्पेसक्राफ्ट काम करना बंद कर देगा। बात यह है कि इनसाइट लैंडर सौर ऊर्जा से चलता है और मंगल पर धूल के बवंडर उठते रहते हैं। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनलों पर धूल का गुबार जम गया है और वो ऊर्जा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ताज़ा तस्वीर के जारी होने से पहले भी नासा ने अपने स्पेसक्राफ्ट से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई थी। अब टीम दोबारा स्पेसक्राफ्ट से संपर्क साधेगी और अगर उसने पृथ्वी से भेजे गए लगातार 2 संदेश मिस कर दिए तो नासा अपने मिशन के खत्म होने का ऐलान कर देगी। इधर मध्य प्रदेश के सीधी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग एक आदमी को बुरी तरह पीटते दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सामने आए वीडियो में वो उस आदमी को बुरी तरह पीटते नजर आए। शुरुआत में एक आदमी उस पर थप्पड़ों की बरसात करते नजर आया, लेकिन तभी उसके बाकी साथी भी वहां पहुंचे और उन्होंने बेल्ट से उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान वो बारी बारी से उसको मारते रहे। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से उसे छुड़ाया। बताया गया कि पूरा विवाद पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था। इस बीच फिलिस्तीन के एक सामाजिक कार्यकर्ता के मुद्दे पर इजराइल और फ्रांस आमने सामने आ गए, क्योंकि इजराइल ने सालाह हमौरी नाम के उस सामाजिक कार्यकर्ता को फ्रांस भेज दिया। इजराइल की सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सालाह हमौरी के पास फ्रांस की नागरिकता थी। लेकिन इजराइल की सरकार के इस फैसले से उसके और फ्रांस के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि फ्रांस ने इसे नियमों का उल्लंघन माना और सालाह हमौरी को वापस फ्रांस भेजे जाने पर ऐतराज जताया। जबकि इजराइल की सरकार ने डंके की चोट पर ऐलान किया और बयान दिया कि इंसाफ हो गया है और सालाह हमौरी को इजराइल से निकाल दिया गया है। इजराइल हमौरी को आतंकी मानता है क्योंकि उसका कहना है कि सालाह हमौरी का संबंध कट्टरपंथी संगठन PFLP यानी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन से है और इसीलिए इजराइल ने हमौरी को देश से निकाल दिया। लेकिन फ्रांस ने इस कदम को गलत बताया। फ्रांस ने इजराइल से एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि वो फिलिस्तीन के सामाजिक कार्यकर्ता को ना निकाले, लेकिन इजराइल ने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर वही किया जो उसने सोचा था, क्योंकि हमौरी उस संगठन के वकील रह चुके हैं जो PFLP से संबंध रखने वाले फिलिस्तीनी कैदियों की मदद करता है। यही नहीं, हमौरी को यहूदी धर्मगुरु की हत्या की साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया गया था और वो 7 साल तक जेल में बंद थे। लेकिन 2011 में हमास के 7 कैदियों की अदला बदली के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार ये कोशिश हो रही थी कि यरूशलेम में पैदा हुए सालाह हमौरी को वहां भेजा जाए जहां उन्हें नागरिकता मिली है, यानी कि फ्रांस, क्योंकि यरूशलेम में पैदा हुए फिलिस्तीनी लोगों के पास सिर्फ वहां रहने का अधिकार होता है, उन्हें वहां की नागरिकता नहीं मिलती और इसीलिए उन्हें फ्रांस भेजा गया, जिसके बाद इजराइल और फ्रांस के बीच कूटनीतिक विवाद खड़ा होने का खतरा पैदा हो गया। महाराष्ट्र के पुणे में 2 बच्चों में रुबेला वायरस पाया गया है। इस साल महाराष्ट्र में रुबेला वायरस के मामले पहली बार सामने आए और रुबेला वायरस की चपेट में आए इन 2 बच्चों में एक महज 11 महीने का है, जिसे खसरे और रुबेला वायरस से बचाव के 2 टीके लगाए जा चुके थे, जबकि दूसरे बच्चे की उम्र 12 साल बताई गई। यही नहीं, एक दिन पहले पुणे में खसरे के 15 नए मामले भी सामने आए। इधर तमिलनाडु के मदुरई से खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां क्रिसमस के त्योहार से पहले अमेरिकन कॉलेज कैंपस को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया है। कैंपस को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जो देखने में बेहद आकर्षक लग रहा है। तो वहीं कॉलेज कैंपस के अंदर प्रभु ईसा के जन्मदिन की विशेष झांकी भी सजाई गई। नीली लाल रोशनी से जगमगा रहा कैंपस बेहद खूबसूरत लग रहा है। वहीं क्रिसमस से पहले हर तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है। क्रिसमस के मौके पर अमेरिकन कॉलेज कैंपस में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और इस उत्सव का आनंद लेते हैं। योग गुरु रामदेव का अश्लील कार्टून बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में केस दर्ज हो गया है। 2 कार्टूनिस्ट के खिलाफ पतंजलि की लीगल सेल ने केस दर्ज करवाया
और रामदेव मामले में दोनों कार्टूनिस्ट पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। पुलिस ने देहरादून के रहने वाले दोनों कार्टूनिस्ट के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। के शेर बहादुर देवबा के फिर से नेपाल का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे चीन को जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि शेर बहादुर देवबा और भारत के संबंध अच्छे माने जाते हैं। नेपाल में चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हालांकि अच्छी बात यह रही कि नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देवबा को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि उनके फिर से नेपाल का पीएम बनने का पूरा चांस है। और ये चीन के लिए बुरी और भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि शेर बहादुर देवबा की छवि उन नेताओं की रही है जिनके भारत से अच्छे रिश्ते हैं। वो इसी साल भारत के दौरे पर भी आए थे और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, जबकि इससे पहले केपी ओली के कार्यकाल में भारत और नेपाल के संबंधों में खटास आ गई थी। क्योंकि विस्तारवादी नीति अपनाने वाले चीन ने नेपाल को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया था। केपी ओली तो ये तक कहने लगे थे कि नेपाल के उन हिस्सों को वापस लाएंगे जिन पर भारत अपना दावा करता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि केपी ओली के कार्यकाल में भारत और नेपाल के रिश्तों का बुरा दौर आ गया। क्योंकि भारत के अच्छे दोस्त रहे नेपाल के ऊपर चीन की नजर पड़ गई है और इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत नेपाल को अपनी बातों में फंसा लिया है। लेकिन सत्ता में देवबा की एंट्री ने चीन के प्लान पर पानी फेर दिया। नेपाल का पीएम बनने के बाद वो भारत भी आए थे और दोनों देशों के रिश्ते बेहतर करने पर जोर दिया था, जिसे चीन के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि नेपाल और भारत की करीबी चीन के लिए किसी बुरे सपने जैसा है। और देवबा के फिर से पीएम बनने के बाद चीन की नेपाल के रास्ते भारत की घेरेबंदी करने का प्लान ठंडे बस्ते में चला जाएगा। भुवनेश्वर में एक आदमी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब वो होर्डिंग पर चढ़ गया और अपनी मांगे पूरी न होने पर मरने की धमकी देने लगा। भुवनेश्वर के शिशु भवन चौराहे पर एक आदमी होर्डिंग पर चढ़ गया और खुद को जान से मारने की धमकी देने लगा। कई घंटों तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आदमी को समझाकर उसे नीचे उतारा। होर्डिंग पर चढ़ने वाला आदमी सामाजिक कार्यकर्ता है और वो राउरकेला की कई परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए सीएम नवीन पटनायक से मिलना चाहता था, लेकिन एक हफ्ते के इंतजार के बावजूद भी उसकी सीएम से मुलाकात नहीं हुई। ऐसे में गुस्से में आकर वो होर्डिंग पर चढ़ गया और अपनी मांगे पूरी न होने पर खुद को जलाकर मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे होर्डिंग से नीचे उतारा। बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी पर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता के अपमान का आरोप लगाया। सबूत के तौर पर बीजेपी की तरफ से एक वीडियो भी ट्वीट किया गया, जिसमें कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मंच पर राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता दिखा। तभी राहुल गांधी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कार्यकर्ता के हाथ को झटक दिया, जिसके बाद बीजेपी ने इस वीडियो को ट्वीट कर राहुल गांधी पर तंज कसा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण के लिए केंद्र की तरफ से उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार आदिवासी समुदाय के लोगों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है और उनके उत्थान के लिए कई तरह की योजनाएं भी लागू की जा चुकी हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी बताया कि आदिवासी समुदाय से जुड़ी योजनाओं के लिए 2014 में जितना बजट आवंटित था वो 2022 में करीब 5 गुना बढ़ चुका है। जनजाति नेताओं की स्मृति में पहली बार देश में म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मोदी सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिससे आदिवासी समुदाय के बारे में रिसर्च में मदद मिलेगी। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।